नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सत्ता के सरोकार होते नहीं है क्या, लेकिन सत्ता सरोकार तो दूर, असंवेदनशील किस रूप में हो चली है। पीछे अगर सूखे की तस्वीर लगी है तो आगे स्क्रीन पर देखने की कोशिश कीजिए कि दरअसल कोई भी सत्ताधारी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, ये 3-4 तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। हेलीपैड बनाने के लिए पानी आज अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में भवा दिया। सिद्धारमैया के लिए सड़क साफ हो रही थी। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री खड़से के लिए जिस तरीके से हेलीपैड बनाया गया, और सेल्फी लेकर पंकज यादव फंस गई। लेकिन मुश्किल ये हो गई है इन सब के बीच की कोई संवेदनशीलता अगर पानी को लेकर भी नहीं है तो ये नज़ारा आज का है। बुंदेलखंड की यात्रा पर उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव, और ये है हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर जब उतरे तब धूल ना उड़े, और धूल ना उड़े तो इसके लिए पानी वहां पर बिछा दिया गया। तो ये एक सियासत और सत्ता की अजीबोगरीब स्थितियां हैं, जिसमें 2 बूंद पानी के लिए हर कोई संघर्ष करते हुए नजर आता है और दूसरी तरफ सत्ता का एक अपना स्वाद होता है। और शायद वजह भी यही है कि इस देश के भीतर जितनी भी नीतियों का ऐलान होता है, जो भी योजनाओं का ऐलान किया जाता है, वो सब कुछ लगता है मसलन हेरा फेरी में फंस गया है। और हेरा फेरी का खेल कुछ ऐसा है कि इस देश में आज मौजूदा वक्त में सरकार कुछ नौकरियों का ऐलान करती है तो हमने भी पन्ने खोले कि अगर नौकरियां मिलेंगी तो किनको मिलेगी, कहां मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, और बेरोजगारी का आलम क्या है। तो बात आज देश की अर्थव्यवस्था और देश के उन हालातों पर जिसको लेकर जनता के भीतर बार बार सवाल उठते हैं। सवाल की शुरुआत नौकरी से ही। सरकारी नौकरी 2 लाख, रजिस्टर्ड बेरोजगार 9 करोड़ 70 लाख, हर बरस बेरोजगार 10 लाख, निजी क्षेत्र में नौकरी कोई संख्या नहीं। तो क्या मोदी इकोनॉमिक्स के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार पैदा न कर पाने का ही हो चला है? इसीलिए सरकार ने आनन फानन में जैसे ही 2 बरस में 2 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, वैसे ही ये सवाल भी बड़ा हो गया कि एक वक्त तो कांग्रेस ने कहा था 60 लाख नौकरियां दे देंगे, और याद कीजिए तो बीजेपी ने भी कहा था 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, यानी वादा कर दिया था। तो क्या वह सिवाय नारे के कुछ नहीं? और देश का सच यही कि इस दौर में आरक्षण की उठती मांग जायज है, क्योंकि अगर नौकरी सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही है, वह भी बेहद कम, तो देश में आरक्षण का सवाल राजनीतिक सत्ता के दरवाजे से बार बार टकराएगा। और अभी हरियाणा में जाट आरक्षण, तो गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण का रास्ता भी चुनावी वक्त को देखकर निकल ही आएगा। एक ओर से कहती है कि हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, सच्चाई क्या है वो सरकार सामने आए और सामने आकर वाइट पेपर रखे कि वो ये आंदोलन के संदर्भ में क्या करना चाहते हैं, उसके पास क्या सॉल्यूशन है। हम फॉर्मूला सोच रहे हैं, हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी बनाई है, वो बातचीत कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसका कोई सॉल्यूशन निकले। यानी गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण कार्ड चुनावी कार्ड में बदल जाएगा, और हो सकता है आने वाले वक्त में इस देश में नौकरियां और कम होती चली गई तो फिर आरक्षण को लेकर कई अन्य जातियां राजनीतिक तौर पर अपने दखल को बढ़ाने लगेगी। यानी सरकार को भी 20 महीने में समझ में आ गया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा सिर्फ मंत्र था। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो जब कहा तब कहा। अब तो सरकार का मिजाज बता रहा है कि गवर्नमेंट भी मैक्सिमम ही रहेगी, क्योंकि 2 लाख सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा 70,000 भर्तियां राजस्व विभाग में होनी है। करीब 47,000 भर्तियां अर्धसैनिक बलों में होंगी। होम मिनिस्ट्री में तकरीबन 6,000 लोगों की भर्ती होगी, तो केंद्रीय सचिवालय में 301 नई भर्ती होगी। इसी तरह शहरी विकास मंत्रालय में 6,000 नई भर्तियों की योजना है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन तमाम योजनाओं के बाद भी क्या रोजगार नहीं बढ़ रहे? और आलम यह है कि पिछले बरस 2015 में देश के 8 मुख्य सेक्टरों में 6 साल के सबसे कम रोजगार पैदा हुए। और हद तो यह है कि ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, हैंडलूम और लेदर जैसी इंडस्ट्री में तो नकारात्मक रुख रहा। और बीते बरस अक्टूबर दिसंबर में सबसे ज्यादा रोजगार आईटी, बीपीओ सेक्टर में ही गिर गया। यानी जिस डिजिटल इंडिया की पैरोकारी पूरी सरकार लगातार कर रही है, उससे जुड़ी इंडस्ट्री में ही रोजगार पैदा नहीं हुए। तो सवाल यही कि क्या योजनाएं काम नहीं कर रही, या देश के बेरोजगारों को जिस तरह का रोजगार चाहिए उसे देने की स्थिति में सरकार है नहीं।
यानी एक वक्त अगर मनमोहन इकोनॉमिक्स को लेकर सवाल थे तो मौजूदा वक्त में मोदी इकोनॉमिक्स को लेकर भी सवाल हैं। और इन सब के बीच सरकार भले केंद्रीय सेवाओं में 2 लाख रोजगार देकर अपनी पीठ ठोक ले, लेकिन हकीकत यही कि रोजगार कम से कम अभी तो पैदा नहीं हो रहे। यकीनन जिक्र तो पहले मनमोहन इकोनॉमिक्स का होता था, उसके आसरे घोटालों का जिक्र हो जाता था, उसके जरिए परेशानियों का जिक्र होता था, महंगाई का होता था, काले धन का होता था, भ्रष्टाचार का होता था। लेकिन अब मोदी इकोनॉमिक्स है, और मोदी इकोनॉमिक्स के भीतर अगर आप झांक कर देखिएगा तो आपकी हथेली पर क्या आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया कि देश की 1/4 से ज्यादा आबादी यानी करीब 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं, जिन्हें संकट से उबारना सरकारी खजाने के लिए पहली चुनौती है। महंगाई बढ़ रही है, निर्यात गिर रहा है, एनपीए ने बैंक इकोनॉमी चरमरा दी है, रुपए की कीमत घट रही है और जनता की जमा रकम पर अब ब्याज दर भी लगातार कम की जा रही है। और इन सब के बीच रिजर्व बैंक भी अपने हाथ बंधे होने के संकेत दे रहा है। तो यानी मोदी इकोनॉमिक्स में संकट तो है। जाहिर है इकोनॉमी के आंकड़े भी अच्छे नहीं। निर्यात में 2014-15 के मुकाबले 2015-16 में 15.85% गिरावट दर्ज की गई। थोक महंगाई दर घटी है, लेकिन खाने के तमाम सामान महंगे हुए हैं। मार्च के महीने में ही दाल तकरीबन 35% महंगी हो गई। पिछले बरस की तुलना में चीनी इस बरस 21% कम हुई, तो दाम बढ़ेंगे। उधर अंडा, आलू, तेल सब महंगा हुआ है। 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपया 58 रुपए 62 पैसे था और आज 66 रुपए 66 पैसे है। सेंसेक्स में ऐसी बढ़त नहीं जिसके लिए पीठ ठोकी जा सके और बैंकों का एनपीए 10 लाख करोड़ हो चुका है। हालांकि निवेश में बढ़ोतरी हुई, मुद्रास्फीति में कमी आई, लेकिन सरकार के सरोकार जनता से फिर भी नहीं जुड़े। और सच यही कि सरकार अब जनता की जमा रकम पर भी ब्याज दर कम कर सेंध लगा रही है। और आलम यह कि 2, 3, 5 वर्षीय बजट योजनाओं से लेकर पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में भी ब्याज दर घटा दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी योजनाओं में भी बचत दर कम कर दी गई। यानी आम आदमी पैसा बचत योजनाओं में लगाएगा तो पहले के मुकाबले कम ब्याज मिलेगा। यानी संकट कहीं न कहीं मौजूदा वक्त में अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं ज्यादा है। यकीनन ये अजीबोगरीब हेराफेरी है। आपके पैसे बैंक में जमा हैं, कहीं भी आप बचत करना चाहते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज कम मिलेगा। मसलन हम आपको दिखलाते हैं एक उसकी तस्वीर। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में पहले जो था 8.9 चलता, अब 7 और 8 के बीच में आकर हर चीज़ घटती चली जा रही है जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावे जो मासिक आय खाता योजना खोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ स्कीम है, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है, सब में जो इससे पहले मिला करती थी ब्याज दर वो घट गए। 1% से 1.5% हर जगह घटती चली जा रही है। ये एक स्थिति अगर बन रही है तो इसमें एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि दरअसल सरकार क्या वाकई गवर्नेंस पर जोर दे रही है, या गवर्नेंस पे जोर देने की जिक्र जो करती है क्या वाकई हो रहा है? क्योंकि मसला आज जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उन बिंदुओं को छू दिया जिन बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना नहीं चाहिए, सरकार को खुद अमल में लाना चाहिए। लेकिन देखिए हुआ क्या। यह भी गजब दौर है कि सरकार की जगह सुप्रीम कोर्ट को सरकार से ही पूछना पड़ रहा है कि मनरेगा में मजदूरों को काम मिल रहा है या नहीं, और अगर सूखा है तो फिर मानसून के हालात की जानकारी राज्यों को है या नहीं, पानी की किल्लत कितनी है। यानी जो सवाल गवर्नेंस के हैं वह सवाल भी अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रहे हैं और सरकारें किसी अबूझ पहेली की तरह गवर्नेंस के मुद्दे पर ही खामोशी बरत रही है। और आलम तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा कि हलफनामे में गुजरात के रेनफॉल की जानकारी क्यों नहीं है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कितने घरों को मनरेगा के तहत 150 दिन का काम दिया गया, अच्छी फसल बोने के बावजूद राज्यों को केंद्र ने क्यों नहीं बताया कि मानसून के हालात हैं क्या। हर रोज सरकारों की खिंचाई हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी, इस देश के मालिक लोगों को अपनी न्यूनतम बात मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल होगा। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि गुजरात कोई विशेष राज्य नहीं जो जानकारी ना दी जाए, और जब सैटेलाइट से मानसून के बारे में जानकारी केंद्र ने हासिल की तो फिर हरियाणा को यह जानकारी क्यों नहीं दी गई।
इतना ही नहीं, जो काम केंद्र सरकार का है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि केंद्र को तो वक्त वक्त पर बाकायदा एडवाइजरी जारी कर मानसून के बारे में पूरी जानकारी राज्यों को देनी चाहिए। और इस हालात में आज जब केंद्र सरकार ने बताया कि देश की 25% आबादी यानी 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि अगस्त से जनवरी 2017 तक वो बार बार राज्यों को मानसून की जानकारी दे। और केंद्र यह कहकर बच नहीं सकता कि सूखा घोषित करना राज्य सरकारों का काम है। लोग सरकारें चुनते हैं ताकि जिंदगी बेहतर बनाने में चुनी हुई सरकार उनकी मदद कर सके, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बाढ़, सूखे तमाम स्थितियों में सरकारों को जगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों को दखल देना पड़ता है। आलम यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए वो भी नदारद है। कैमरामैन प्रदीप के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। मुश्किल इतनी बार नहीं है, मुश्किल तो इसके आगे की है। सरकार जब किसी चीज का ऐलान करती है, हम ये तो नहीं कहेंगे अच्छे दिन का जिक्र करती है, लेकिन सपने जरूर जगाती है। और सपनों को पूरा करने के लिए धंधेबाज बीच में आ जाते हैं। धंधेबाज शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तिरंगे के साए में 251 रुपए का मोबाइल बेचने के नाम पर चूना जनता को लगाया गया, तो पीएम और सीएम की फोटो के साथ महज 5 लाख में घर देने के नाम पर चूना भी महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है। यानी दिल्ली में एक जगह प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रवाद को औजार बना दिया गया, तो पुणे में इस पोस्टर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह किसी सरकारी आवास योजना का विज्ञापन नहीं, क्योंकि यहां बिल्डरों ने पीएम, सीएम और मंत्री सबकी फोटो छापकर उन्हें ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो यूं भी किसी प्रोजेक्ट पर यकीन करने के लिए क्या चाहिए? पीएम, सीएम सबके नाम के साथ विज्ञापन। और महाराष्ट्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन का दावा है। मेपल शेल्टर्स नाम की कंपनी के विज्ञापन के इस हिस्से को भी देखिए, जिसमें बहुत साफ लिखा है 1 मई 1960 को अपना महाराष्ट्र बना, 1 मई 2016 को अपना अपना घर होगा। और तर्क यह गढ़ा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही तो कहा है कि 2022 तक सबके पास घर होगा, तो फिर गलत क्या है? इसमें हर भारतीय का सपना पूरा होता है। जो मोदी सरकार का जो सपना है कि 2022 में मेरे को हर भारतीय के पास घर रहना चाहिए, वही हम दिशा में जा रहे हैं और उनके योजना के अंतर्गत ही हम लोग ये सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो सस्ते घर की चाहत में कंपनी के दफ्तर में मेला सज गया, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब बताया गया बुकिंग 1145 रुपए में होगी, जो कभी वापस नहीं होगी। लोगों ने जो है वो 10,000 तो फॉर्म सबमिट हो गया, बाकी के लोगों को कहाँ से मिलेगा फॉर्म? हाँ, तो मैंने बोला रिफंडेबल, अगर हमको नहीं मिला तो रिफंडेबल चाहिए, तो बोले नॉन रिफंडेबल है। महाराष्ट्र हाउसिंग डे ने एक ऐड दिया था ना पेपर में कि गरीबों को घर मिलेगा, यह देखकर हम इधर आए थे, तो इधर कुछ अलग ही है। और इतना ही नहीं, ये कंपनी लाखों बुकिंग कर सिर्फ 10,000 मकान देना चाहती है। ठीक उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद के नारे तले तिरंगे को दिखाकर 251 रुपए में आधुनिक मोबाइल देने का सपना दिल्ली में दिखाया गया। और अब सरकारी जांच एजेंसी 420 का मामला दर्ज कर उसके खिलाफ जांच भी कर रही है। लेकिन सवाल तो हटकर है। सवाल यह कि ऐलान दर ऐलान के बीच जनता की मुश्किल यह है कि वो ख्वाब सरकार के कहने पर देखे और उसे पूरा कर चूना लगाने में निजी कंपनियां बनाकर धंधेबाजी भिड़ जाए, और धड़ल्ले से तिरंगे से लेकर पीएम, सीएम के चेहरों को अपना हथियार बनाने में भी हिचक नहीं। और दिक्कत यह है कि आम आदमी को तो सस्ता शब्द लुभाता है और सेलिब्रिटी चेहरे विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन दोनों ही बातें सच नहीं है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। हेराफेरी का खेल सिर्फ योजनाओं तक सीमित रह जाए यह भी नहीं, संवैधानिक स्थितियों से भी खेला जाए, नीतियों को लागू कराने में भी लगने लगे। दरअसल ये सारे ऑब्जर्वेशन उत्तराखंड हाईकोर्ट के हैं, जो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर लगातार अपील के बाद अपने ऑब्जर्वेशन सब दे रहा है। जरा क्या क्या कहा सुन लीजिए।
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को यह बताया कि हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने का दूसरा मौका इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 18 को वो बजट विधेयक पास कराने में विफल रहे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। हरीश साल्वे, जो कि आज उत्तराखंड सरकार के वकील थे, उन्होंने कोर्ट में यह भी दलील दी कि बोमई जजमेंट इस केस पे पूरी तरह से इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वहां बाकी राज्यों की तरह सरकारें बर्खास्त नहीं की गई हैं, बल्कि केवल सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है। कैमरामैन भूपेंद्र राजपूत के साथ ब्रिजेश पांडे, आज तक। यानी हाईकोर्ट एक सवाल उठा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी। फैसला आएगा, उसका इंतजार कीजिए, लेकिन मसला हेराफेरी का नहीं, मसला शायद सत्ता के नजरिए और जनता के बीच की समझ का भी है, और ये जिक्र कश्मीर को लेकर। जम्मू में सत्ता थी तो सवाल विकास का उठा, हंदवाड़ा में घाटी के आम लोग थे तो सवाल अमन चैन का उठा। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में विकास का सपना जगा रहे थे, उसी वक्त हंदवाड़ा में सेना के टूटते बंकर घाटी में अमन चैन के सपने जगा रहे थे। घाटी में अमन चैन के लिए मोदी को भी अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता याद आ ही गई। और अटल जी कहा करते थे, हमें जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो कहते थे, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। और जम्मू से सैकड़ों कोस दूर बीते 100 घंटों से जलते हंदवाड़ा में पहली बार उल्लास उत्साह था कि शहर के चौराहे पर सुरक्षा कर्मियों का बंकर टूट चुका है। तो क्या कश्मीर को लेकर दिल्ली और घाटी का नजरिया बिल्कुल अलग है? क्योंकि जो सवाल बंकर के टूटते वक्त आम कश्मीरियों के थे, वह सवाल ना तो पीएम के जहन में थे और ना ही सीएम के जहन में। मैं जम्मू के लोगों को सलाम करती हूँ, उन्होंने खुले दिल से हम सबको अपनाया, अपना पानी बांटा, अपनी जगह बांटी, हमारे साथ बिजली बांटा, राशन बांटा, सब बांटा। तो एक तरफ विकास का सवाल, दूसरी तरफ अमन चैन का सवाल। एक तरफ बंकर का टूटना, लेकिन हालात संभालने के लिए अतिरिक्त फौज का भी भेजा जाना, तो दूसरी तरफ कश्मीर के विकास के लिए दिल्ली से आर्थिक मदद। और ध्यान दे तो घाटी के सवाल आज भी उलझे हुए ही नजर आए। क्योंकि सेना अमन चैन के लिए है, इसे दिल्ली मानती है लेकिन कश्मीरी नहीं मानते। सेना और कश्मीरियों के टकराव में सीएम का रुख क्या होना चाहिए, यह कश्मीर में उलझा है और दिल्ली आकर बदला है। नरेंद्र मोदी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, नरेंद्र मोदी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कश्मीर में हंदवाड़ा के बाजार में 22 साल पहले बनाए गए सेना के बैंकरों को हटाने के साथ ही अब धीरे धीरे हंदवाड़ा में भी जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। उस बीच देश के प्रधानमंत्री ने कटरा से जम्मू कश्मीर को भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के मन में शायद ये बात भी जरूर होगी कि विकास के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अमन शांति लानी हो के बिल्कुल जुदा नजर आए। महबूबा तेरे हाथों में वो लकीर, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज एक तरफ जम्मू आ रहे हैं, कश्मीरियों को अमन का पैगाम दिखाने के लिए। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हंदवाड़ा में जो 5 बेगुनाह नौजवानों का आपने खून बहाया, पहले उन फौजी एहलकारों को, पुलिस वालों को गिरफ्तार करके उनको सजा दे दो, तब जाके आपके यहाँ आने का कोई मकसद है। जम्मू से अश्वनी कुमार और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली, मुस्कुरा